बीजेपी के किसी भी पार्षद या एमएलए की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो सांसद की बात कर रहा हूँ, मंत्री की बात कर रहा हूँ। एक भी आदमी के ऊपर एक पैसे का दाग नहीं है। कोई सिद्ध कर दे कि भाई प्रवेश पर कोई दाग हो, सिद्ध कर दे मीनाक्षी लेखी के लिए, सिद्ध कर दे। कई बार समीकरण इस प्रकार के होते हैं, पार्टी उन समीकरणों पर चलते हुए मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने कभी सोचा नहीं था मैं एमपी बनूंगा और मुझे लोग एमपी कह रहे मैं बन गया हूं, और मैं बन गया हूं निश्चित तौर पर। क्यों कि मोदी जी ने कह दिया जय श्री राम कह देना, और मैं एमपी बनूंगा और मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा। और मैं उस दिन बताऊंगा हमारे उस नेता उदित राज जी को कि उदित राज जी जो बीजेपी को गाली देते थे, बीजेपी को गाली देते थे और वो वहां से टिकट लेकर आए, और टिकट लेने के बाद उन्होंने जो कुछ किया मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कह सकता हूं उदित राज में अगर दम हो तो उदित राज कारपोरेशन का चुनाव नहीं जीत सकता है, मेरा दावा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें देश भर की कुल 72 सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों का नाम शामिल है। बीजेपी ने दिल्ली की बाकी 2 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है, और उत्तर पश्चिमी सीट से हंसराज हंस का टिकट काटकर योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। इसी को लेकर वीरेंद्र चंदौलिया के आवास पर कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया और खुशी जताई। वहीं वीरेंद्र चंदौलिया ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने विपक्षी नेताओं के प्रत्याशियों को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चंदौलिया जी को उतारा है। सर, किस तरीके की लड़ाई है क्षेत्र से, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं जो काम करने वाला हो। वर्षों से राम मंदिर की डिमांड थी, उन्होंने पूरा किया। धारा 370 की बात करें, देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था, जब लोग उनकी मजाक उड़ाते थे कि धारा 370 कब समाप्त करोगे, अयोध्या का राम मंदिर कब बनाओगे, धारा 35 से कब निरस्त करोगे, तो अटल जी ने कहा था लोकसभा के अंदर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो अयोध्या का राम मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगी, 35 से हटेगी। 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, गठबंधन के साथ सरकार उन्होंने चलाई, और जब 2019 के अंदर जब 2/3 बहुमत दे दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में 140 करोड़ देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए अयोध्या के राम मंदिर बनाया, और आज देश के अंदर वह राम मंदिर केवल मंदिर के अलावा लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। और इस बात का जो लोग विरोध कर रहे थे और जो कहते थे कि हम राम मंदिर के विरोधी हैं, आज वह भी राम के मत्था टेकना चाहते हैं। 370 की बात करें, कश्मीर के अंदर 370 के माध्यम से देश का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया 75 साल के शासनकाल में कुछ चंद परिवारों में जाता था। आज कश्मीर के अंदर खुशहाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार बोल रहे हैं, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा शब्द का निजात किया कि लाभार्थी, कोई लाभार्थी का नाम जानता नहीं था। लाभार्थी क्या है? 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का काम, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन, गांव के अंदर लोगों को रहने के लिए मकान और लोग महिलाओं के लिए शौचालय, जनधन खातों के माध्यम से कोविड काल में लोगों के बैंक में पैसा ट्रांसफर। और जब कोविड काल जब आया था उस संघर्षमय स्थिति के अंदर लोग देखते थे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भारत कुछ नहीं कर पाएगा, विदेशों के माध्यम से कोविड की वैक्सीन बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कोविड की वैक्सीन जो है हिंदुस्तान के हमारे वैज्ञानिकों ने बनाकर, डॉक्टरों ने बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 जो बूस्ट दिए थे, ये देश के वो लाभार्थी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, दवा बनाना बड़ा मुश्किल है, किसी भी उसके लिए लेबोरेटरी चाहिए, साइंस चाहिए, लेकिन जिस समय जब हमारे डॉक्टर, हमारे सारा उस प्रकार का नर्सिंग स्टाफ, जब लोग कोविड के अंदर थे तो उनको जो है
एक वो शब्द मेरे दिमाग से निकल गया कि वो जो पहन के किट, कौन सी किट कहते हैं उसको, पीपी किट हमारे देश में उत्पादन नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं था वो क्या होती है, और आज भारत विश्व के अंदर उसको निर्यात कर रहा है। इतने बड़े बड़े काम, हॉस्पिटल के काम, सड़कों के काम, आज जो है पूरा मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो मेरे क्षेत्र है, जो मतदाता है, जो डब्बे भरते हैं वो UER 2 से जब वो सड़कों से उस सड़क पे आएंगे, पानीपत से चला हुआ व्यक्ति 27 मिनट में एयरपोर्ट जब जाएगा तो नरेंद्र मोदी को याद रखेगा। लेकिन योगेंद्र जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 3 सीटें कांग्रेस को मिली है, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं, और आपके क्षेत्र से ये चर्चा चल रही है कि उदित राज जी जो है वो आपके उससे चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, उदित राज जी हो या तीसरे राज हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है और चुनाव में 2 पहलवान लड़ते हैं और एक जीतता है, एक हारता है। कभी आपने आज तक ये सुना है कि 2 पहलवान ये कहें कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और एक से लड़ेंगे? दोनों मिलकर नापाक गठबंधन है, अपनी चुनावी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी का देश से सफाया हो चुका है, उनका जो गठबंधन था वो टूटने के कगार पे है। ममता बनर्जी ने उनके ठोकर मार दी है, लालू साहब कल नाराज हो रहे थे। सारा का सारा गठबंधन जो था केवल बीजेपी को रोकने के लिए है। जब 140 करोड़ देश के लोग नरेंद्र मोदी के साथ होंगे तो कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। दिल्ली की 7 सीटें आज आप नोट कर लीजिए, पिछली बार हमारे हंसराज हंस जी 5.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है कि 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। वो केवल ऐसे नहीं जीतेंगे, उस समय धारा 370 भी थी, उस समय 35A भी थी, भगवान राम के मंदिर की तारीख भी लोग पूछते थे। आज भगवान राम का मंदिर है और मोदी जी ने कहा है कि घर घर जाकर दरवाजा खटखटा दो और कह दो जय श्री राम भेजा मोदी जी ने, मोदी जी ने जय श्री राम भेजा है। और ये जय श्री राम जो है देश की नैया को पार करेगा। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व, अभी हम 5वें स्थान के ऊपर हैं। 2024 के बाद अगला समय जो हमारा आएगा 2029 तक हम विश्व की तीसरी शक्ति होंगे। और आने वाले समय में जब हमें कहा जाता था, हम छोटे थे, कि हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर जब 2047 में उन्होंने विकसित भारत की बात की है तो 2047 में भारत विश्व गुरु भी बनेगा और उसके अलावा भारत सोने की चिड़िया भी कहलाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेटों की घोषणा करने के बाद अपने बजट में 1,000 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान किया है और उससे वो ये कह रहे हैं कि हमारी 4 सीटें निकलेंगी, दिल्ली की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा, क्या मानते हैं? देखिए, मैं आप सभी पत्रकारों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शगुफा है। हमारे यहाँ से नई दिल्ली के कैंडिडेट सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती से आप जाकर पूछ ले। कल मैंने टीवी पे उनका बयान सुन रहा था, केजरीवाल की हताशा सुन रहा था। वो कह रहे थे अपने अपने पति को कह देना रोटी बना के मत देना और कसम दिला देना। कसम के नाम पर वोट नहीं मिला करते, वोट काम के नाम पर मिला करते हैं। आज वो कसम खाने की बात कर रहे हैं और वो सबसे पहले वो हमारा जो यहाँ का सोमनाथ भारती है अपनी पत्नी से पूछे और उसकी पत्नी से पूछो ये क्या था। सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाने वाला किस महिला की बात करते हैं? वो किस महिला की बात करते हैं? थानों में दर्ज है किस प्रकार से सिगरेट लगाना, सिगरेट पीना भी, धूम्रपान भी जो है होना नहीं चाहिए। 80 सीट कुलदीप जी की भी वो चर्चा कर रहे हैं कि ये सीट निकल जाएगी हमारी। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी मूर्खता है। कुलदीप आम आदमी पार्टी में अगर दम होता तो 7 सीटों पर लड़ते। कुलदीप जितने ज्यादा वोटों से हारेगा, आप नोट कर लेना, कुलदीप की जमानत जब्त ना हो जाए। एक अंतिम सवाल, ये भी चर्चा चल रही है कि जिन सांसदों का टिकट कटा है उसके लिए भी चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं सांसदों ने क्षेत्र में काम नहीं किया इसलिए टिकट कटा है। देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको बता सकता हूँ, केवल एक उदाहरण दूंगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया है। शिव मूर्ति चौक के ऊपर हमारे देश के मंत्री गडकरी साहब ने प्रधानमंत्री जी का वेलकम किया
और उससे 300-400 मीटर की दूरी के ऊपर जिनका लोग टिकट काटने की बात कर रहे हैं, हमारे लीडर रमेश बिधूड़ी जी 4000 लोगों के साथ वहाँ मोदी जी का स्वागत कर रहे थे। उसके बाद जिस पॉइंट पे मैं था, मुझे गडकरी जी का फोन आया, क्या तैयारी है? मैंने कहा हजूम आ चुका है, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका और मोदी जी का। और जब वहां से वो निकलते हुए उतर कर टाटा बाय करते गए, तो जब गडकरी साहब ने YouTube पर जाकर देख लीजिए, जब उन्होंने अपना भाषण दिया, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बतलाया, और बतलाने के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने मेरे डिपार्टमेंट को मजबूत किया, और तो उन्होंने कहा दिल्ली के सांसद विधूड़ी का भी योगदान कम नहीं है। विधूड़ी जी की टिकट कटने के बाद, विधूड़ी जी मैदान में, विधूड़ी जी की टिकट कटने के बाद नितिन गडकरी जी का प्रधान के साथ नाम लेना, बीजेपी के किसी भी पार्षद या एमएलए की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो सांसद की बात कर रहा हूं, मंत्री की बात कर रहा हूं। एक भी आदमी के ऊपर एक पैसे का दाग नहीं है। कोई सिद्ध कर दे कि भाई प्रवेश वर्मा पर कोई दाग हो, सिद्ध कर दे मीनाक्षी लेखी के लिए, सिद्ध कर दे। कई बार समीकरण इस प्रकार के होते हैं, पार्टी उन समीकरणों पे चलते हुए मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने कभी सोचा नहीं था मैं एमपी बनूंगा, और मुझे लोग एमपी कह रहे, मैं बन गया हूं, और मैं बन गया हूं निश्चित तौर पर। क्यों कि मोदी जी ने कह दिया जय श्री राम कह देना, और मैं एमपी बनूंगा, और मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा। और मैं उस दिन बताऊंगा हमारे उस नेता उदित राज जी को कि उदित राज जी जो बीजेपी को गाली देते थे, बीजेपी को गाली देते थे, और वो वहां से टिकट लेकर आए, और टिकट लेने के बाद उन्होंने जो कुछ किया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कह सकता हूं उदित राज में अगर दम हो तो उदित राज कारपोरेशन का चुनाव नहीं जीत सकता है, मेरा दावा है। कारपोरेशन का चुनाव नहीं जीत सकता। अगर वो एमपी बने थे तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कंधों पर चढ़ के एमपी बने थे, और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो एक सीट आ जाए कहीं पर भी, हमारी एक सीट हम खाली करवा देंगे, और वह राहुल गांधी को कह दे कि उदित राज के लिए सीट खाली करा दो। अगर मैं उस उदित राज को कारपोरेशन में ना हरा दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा।